स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 28 वर्षीय गीता का पति प्रकाश कनौजिया मुंबई में था। वह मायके में रहते हुए 2 बच्चों की जिम्मेदारियां संभाले हुए थी। निजी जिंदगी जैसे तैसे तन्हाई में गुजर रही थी। हमउम्र भतीजे विकास का जरा सा सहारा क्या मिला, उसी से दिल लगा बैठी। एक तरफ प्रेम की दीवानगी थी, अनैतिक संबंध और वासना का उफान था, तो दूसरी तरफ पैसे की तंगी भी थी। फिर जो कुछ हुआ उसमें गेहूं के साथ घुन पिसने की कहावत चरितार्थ हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मां बेटी हत्याकांड की पूरी कहानी। मलिहाबाद में मिर्जागंज बाजार स्थित एक चर्चित कपड़े की दुकान प्रेम वस्त्रालय में बैठा विकास बार बार आ रहे फोन कॉल से परेशान हो गया था। त्योहार का सीजन था, ग्राहकों की भीड़ थी। 2 दिन बाद ही करवा चौथ आने वाला था। वह ग्राहक को देखे या फिर फोन सुने, तंग आकर उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। दुकान पर जब ग्राहकों की भीड़ कम हुई तब उसने लंच करने के लिए अपने टिफिन का थैला उठाया और दुकान के पीछे छोटे से गोदाम में चला गया। लंच बॉक्स खोला, साथ ही अपने मोबाइल को ऑन किया। मोबाइल ऑन होते ही स्क्रीन पर 22 मिस कॉल और 8 व्हाट्सएप मैसेज चमकने लगे। ये सभी मिस्ड कॉल और मैसेज गीता के थे। कुछ घंटे पहले गीता ही लगातार उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी। कॉल करने के बजाय उसने मैसेज पढ़ना शुरू किया। विकास का मन कड़वा हो गया। सोचा खाना खाने के बाद या दुकान से छुट्टी होने पर गीता को कॉल कर लेगा। उसने फटाफट 5 से 7 मिनट में लंच कर लिया। लंच बॉक्स संभालते वक्त गीता के 2 और व्हाट्सएप मैसेज आ गए। मैसेज क्या थे? पूरी शिकायत थी, उसमें धमकी भी शामिल थी। लिखा था, मैं आ रही हूं दुकान पर, देखती हूं कि तुम मुझे कैसे कपड़े नहीं दिलवाते हो। मैसेज पढ़कर वह भुनभुनाया, कहां से कपड़े दिलवाऊं? वैसे ही दुकान का मालिक पिछला बकाया मांग रहा है। वह झुंझला उठा था। उसके मन में बेचैनी आ गई थी। सिर खुजलाता हुआ किसी तरह खुद को सहज बनाने की कोशिश की और दुकान पर जा बैठा। वहां ग्राहकों की भीड़ लद गई थी। वह जल्दी जल्दी उन्हें निपटाने के लिए अपने सहयोगी सेल्समैन का हाथ बंटाने लगा। अचानक उसकी नजर सामने सड़क की ओर गई। उसने गीता को दुकान में घुसते देखा तो सपका दिया। दुकान के एक किनारे चला गया। तब तक गीता वहां पहुंच गई। आते ही शिकायती लहजे में बोल पड़ी, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? कितनी बार कॉल किया? देख रही हो दुकान पर कितने ग्राहक हैं। विकास बोला, तुमने फोन ही बंद कर दिया। लाओ, कहाँ है मेरी साड़ी? गीता सीधे अपनी बात पर आ गई थी। विकास रिश्ते में गीता का भतीजा था। वह कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। उसने 2 दिन पहले ही करवा चौथ के लिए साड़ी लाने को कहा था। विकास गीता की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया था। अब मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? साड़ी दो, उसमें फाल लगवानी है, मैचिंग ब्लाउज भी सिलवाना है, पेटीकोट भी बनवाना है। गीता बोलने लगी, गीता तुम अभी घर जाओ, मैं शाम को साड़ी लेता आऊंगा, पूजा का सामान भी ला दूंगा। विकास बोला, ये तो तुम हफ्ते भर से बोल रहे हो, नहीं लेकर आए तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। गीता बोली, अभी तुम जाओ प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ, दुकान पर बहुत काम है। विकास बोला, ठीक है जाती हूँ, लेकिन सारी पूजा का सामान लेकर आना और कुछ पैसे भी देना। बोलती हुई गीता वहां से चली गई। विकास ने राहत की सांस ली। कुछ पल वह मौन बना रहा, फिर काम में लग गया। दुकान से निकलकर गीता मायूस थी। वह सोचती हुई जा रही थी, विकास के व्यवहार में कितना बदलाव आ गया है। जो विकास एक समय में उसकी हर बात को तुरंत मान लेता था, एक पैर पर खड़े होकर उसका हर काम करने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन अब वह क्यों बदल गया है? उसे अपनी बदहाल और अभावग्रस्त जिंदगी को लेकर रोना आ रहा था। खुद को कोस रही थी, खुद से बातें करती घर जा रही थी। आखिर वह किस अधिकार से करवा चौथ के लिए उससे साड़ी मांगने गई थी, जबकि उसका पति प्रकाश मुंबई में बैठा था। उसने त्योहार के मौके पर छुट्टी नहीं मिलने के कारण घर नहीं आने की खबर कर दी थी। उसी ने विकास से कपड़े आदि खरीदवाने को कहा था। इसी आस में वह विकास से उम्मीद लगा बैठी थी। दूसरी तरफ विकास दुकान में अपनी अंगुलियों पर हिसाब लगा रहा था। वह कर्ज के बोझ की चिंता में डूबा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दुकान के मालिक से कैसे साड़ी और कुछ पैसे उधार देने की मांग करे। उसने पहले से ही जो कर्ज ले रखा था उसे चुकाने में कई महीने लग जाएंगे। वह और कर्ज लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गीता ने करवा चौथ के मौके पर बेमन से आए दिन पहनने वाली साड़ी में ही चावल, बतासे और जल से चंद्रमा को अर्घ्य देकर छोटी मोटी रस्में पूरी कर लीं। छलनी से पति की तस्वीर को निहार लिया, चंद्रमा को प्रणाम किया और व्रत तोड़ने के बाद पास बैठी 6 वर्षीय बेटी दीपिका को प्रसाद खाने के लिए दे दिया। आधी रात का वक्त होने को आया था।
गीता भूखी प्यासी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने कमरे के बाहर जाकर देखा। सामने विकास उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, खाली हाथ उसे देख रहा था। अब यहाँ क्या लेने आया है, वह भी आधी रात को? चलो भागो यहाँ से, जाओ, आज के बाद से मेरे घर में कदम मत रखना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। गीता विकास को देखते ही आंखें तरेर कर बोली। गीता, मेरी मजबूरी तो समझो। विकास के आगे बोलने से पहले ही गीता भद्दी सी गाली के साथ बोली। हरामी कहीं का, जब देखो मुंह उठाए मेरे यहाँ चला आता है और जब मुझे जरूरत होती है तब मुंह फेर लेता है। गीता लगातार गालियां दिए जा रही थी और विकास बेशर्मी से सुनता रहा। वह अजीबोगरीब स्थिति में था, जबकि गीता उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। वह ऐसे कर रही थी जैसे उसे चबा ही जाएगी। भूखी शेरनी की तरह गुर्राने के कारण विकास के बोल नहीं निकल पा रहे थे। बोलते हुए उसके शब्द अटक रहे थे। बोलते बोलते गीता एक झटके से मुड़ी और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बाहर विकास कुछ सेकंड तक ठिठका रहा, फिर वापस अपने घर लौट आया। उधर गीता ने सौगंध ले ली कि वह भविष्य में विकास को यहाँ कभी आने नहीं देगी और न ही वह उससे कभी मिलेगी। हुआ भी ऐसा ही। हफ्तों बीत गए। गीता ने विकास से मिलना तो दूर, उसे फोन तक करना मुनासिब नहीं समझा। यहां तक कि नए साल की शुभकामनाओं का मैसेज तक नहीं दिया। जबकि विकास गीता को फोन करता था, लेकिन गीता उसका फोन कट कर देती थी। विकास के घर आने पर वह बेरुखी से तुरंत दरवाजा बंद कर लेती थी। विकास जब भी दुकान पर होता तब उसकी बार बार बाहर जाने वाली नजर गीता को तलाशती रहती थी। वह उसे एक बार मिलकर बता देना चाहता था कि उसकी मजबूरियां क्या है, वह उसे कितना प्यार करता है, उस पर कितना खर्च करता रहा है और उस कारण वह किस कदर कर्जदार बना हुआ है। विकास को एक दिन संयोग से गीता बाजार में खरीदारी करती दिख गई। वह अपने पापा सिद्धनाथ, बेटे दीपांशु और बेटी के साथ थी। दरअसल उसकी ससुराल ईशापुर में है। पति प्रकाश मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता है। लखनऊ से 6 किलोमीटर की दूरी पर उसका मायका दिलावर नगर है। उसके पापा सिद्धनाथ अक्सर गीता की देखरेख करने और जरूरत की चीजें दिलवाने के लिए उसकी ससुराल आया करते थे। उस दिन विकास गीता को बाजार में देखकर दुकान से तुरंत उतरकर पीछे से गीता के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त गीता अकेली एक कॉस्मेटिक्स की दुकान के सामने खड़ी थी। विकास गीता का हाथ पकड़कर एक किनारे ले गया। क्या इरादा है तुम्हारा? क्यों तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? विकास ने एक सांस में ही गीता को बहुत खरी खोटी सुना दी। उसने यहां तक कह दिया, या तो तुम मेरी जान ले लो या मैं तुम्हारी जान ले लूं। गीता मौके की नजाकत को देखकर विकास की बात को सुनती रही। कुछ देर में विकास खुद शांत हो गया। तब गीता बच्चों को साथ लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। बात 17 जनवरी 2025 की है। मलिहाबाद पुलिस के बीट प्रभारी एसआई अमन श्रीवास्तव को सुबह सुबह ईशापुर गांव में एक महिला और 6 वर्षीय बच्ची की मकान के अंदर हत्या किए जाने की सूचना मिली। उन्होंने इसकी सूचना एसएचओ सतीशचंद्र साहू को दे दी। साहू ने भी फौरी कार्रवाई करते हुए अमन श्रीवास्तव को पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जाने के आदेश दिए। थोड़ी देर में ही एसीपी अमोल मुरकर और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। अमन श्रीवास्तव के साथ एसआई अश्वनी कुमार और विवेक कुमार के अलावा सिपाही गौरी शंकर यादव, उत्तम राठी और हेड कांस्टेबल कामरान खान भी ईशापुर पहुंच गए थे। घर के भीतर दोहरे हत्याकांड की मौके पर की गई जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतका की उम्र 28 साल थी और उसका नाम गीता और 6 साल की बच्ची उसकी बेटी दीपिका है। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। मौके पर गीता की गर्दन कटी पाई गई। पुलिस की जांच में रात 2 से 3 बजे के बीच घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई गई। पुलिस दल ने दोनों लाशों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच में गीता की ससुराल ईशापुर और मायका दिलावर नगर के बीच 2 केंद्र चिन्हित किए। हत्यारे का पता लगाने के लिए सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड ने दिन में 12 बजे ईशापुर गांव जाकर जांच की। खोजी कुत्ता घर से 20 मीटर की दूरी तक लखनऊ रेलवे लाइनों के किनारे कुछ दूर गया और ठहर कर वापस लौट आया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि रेलवे ट्रैक के सहारे किनारे किनारे हमलावर आए होंगे और पैदल गीता के घर तक गए होंगे। पुलिस ने इस हत्याकांड में किसी परिचित के शामिल होने की आशंका जताई। ग्रामीणों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि गीता के घर में ज्यादातर उसके परिवार के लोगों का ही आना जाना था, जो ससुराल और मायके के होते थे। वैसे इस हत्याकांड की सूचना गीता के पापा सिद्धनाथ कनौजिया को भेज दी गई थी। वह लखनऊ में दिलावर नगर रहीमाबाद थाने के रहने वाले हैं। उनकी तहरीर पर मलिहाबाद थाने में धारा 103 एक बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इसकी आगे की जांच के लिए डीसीपी
पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा पुलिस की टीमों का गठन किया गया। डीसीपी और एडीसीपी धनंजय कुमार कुशवाहा ने क्राइम टीम के सर्विलांस की टीम को इंस्पेक्टर सतीश चंद्र साहू के साथ शामिल कर दिया। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा, एसआई आशुतोष पांडे, शुभम पाराशर और हबीब के अलावा पवन, दिलीप व सूरज सिंह सिपाहियों को लेकर 5 टीमें बनाई गईं। सभी जांच टीमों की मेहनत ने 12 घंटे में रन दिखा दिया। गीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स मालूम हो चुकी थी। उसके मुताबिक गीता के मोबाइल फोन पर 1 साल के भीतर 1100 कॉल विकास के द्वारा किए गए थे। फिर क्या था? घटना के अगले दिन ही 17 जनवरी 2025 को ईशापुर निवासी राजेश के बेटे विकास को मलिहाबाद में हाईवे के किनारे से पकड़ लिया गया। विकास से थाने में सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। जल्द ही उसने स्वीकार कर लिया कि वह गीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी बेरुखी से तंग आ गया था। उसके बाद वारदात की तह में छिपी कहानी इस तरह बताई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत 24 राजमार्ग के किनारे मलिहाबाद से 3 किलोमीटर की दूरी पर ईशापुर गांव में प्रकाश कनौजिया का परिवार रहता है। प्रकाश के पापा का नाम राम खिलावन था। उसके घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। गांव में रहकर गुजर बसर होनी काफी मुश्किल थी। इस कारण राम खिलावन का भाई रामविलास सन 2010 में गांव से मुंबई चला गया था। किसी तरह वहां काम धंधा किया। बाद में उसने वहां एक लॉन्ड्री की दुकान खोल ली। जल्द ही लॉन्ड्री का व्यवसाय चलने लगा। धंधा जमते ही रामविलास अपने बुजुर्ग मम्मी पापा के गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसा भेजने लगा। राम खिलावन ने रामविलास के कहने पर 2014 में प्रकाश का विवाह दिलावर नगर निवासी सिद्धनाथ कनौजिया की बेटी गीता के साथ करवा दिया। शादी के बाद गीता अपनी ससुराल ईशापुर आ गई। प्रकाश और गीता का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से शुरू हुआ। शादी के 1 साल बाद गीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दीपांशु रखा गया। रामविलास के मुंबई जाने के बाद घर के खर्चों की जिम्मेदारी प्रकाश पर आ गई। प्रकाश चाहता था कि वह भी कोई काम धंधा शुरू करे, लेकिन उसके सामने मजबूरी थी। वह पत्नी और मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। शादी के 3 साल बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया। प्रकाश और गीता को अब दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। गीता प्रकाश पर मुंबई जाकर रामविलास के साथ ही कोई काम धंधा करने के लिए दबाव बनाने लगी। इस बारे में गीता ने अपने ससुर से भी बात कर उन्हें राजी कर लिया। साल 2018 की होली के मौके पर रामविलास अपने घर आया। तब गीता ने उससे भी प्रकाश को साथ ले जाने की विनती की। वह खुशी खुशी तैयार हो गया। होली के बाद अप्रैल 2018 के पहले सप्ताह में प्रकाश भी मुंबई के उपनगर कल्याण पहुंच गया। रामविलास ने उसके लिए एक छोटी खोली किराए पर ले ली और उसकी भी लॉन्ड्री की दुकान खुलवा दी। प्रकाश ने खूब मेहनत की और अपने मधुर व्यवहार से धंधा जमा लिया, किंतु इस बीच वह गीता और बच्चों को एकदम से भूल गया। हालांकि वह चाहता था कि कमाई से पैसा जमा करे और दिवाली के मौके पर ढेर सारा पैसा लेकर घर जाए। हालांकि करीब 6 महीने बाद प्रकाश पैसा देने के लिए एक रात के लिए अपने गांव आया और अगले दिन ही मुंबई लौट गया। गीता को पति का इस तरह जल्दी में जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह उसे चाहकर भी नहीं रोक पाई। धीरे धीरे 1 साल बीतने को आया। प्रकाश गांव नहीं आ पाया। साल 2020 के आते ही कोरोना काल आ गया। लॉकडाउन लग गया। वह चाहकर भी गांव नहीं जा पाया। 2022 के फरवरी मार्च में होली पर प्रकाश ने एक बार फिर गांव ईशापुर आने की तैयारी की, लेकिन दोबारा लॉकडाउन के चलते वह मुंबई में ही फंसा रहा। पत्नी और बच्चों से मिलने नहीं आ सका। इसका असर उसके धंधे पर भी हुआ। कमाई बहुत कम हो गई। गीता को भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। प्रकाश ने उसे जो पैसे भेजे थे वे सब खर्च हो गए थे। गीता को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहने लगी। इसी बीच प्रकाश ने अपने रिश्ते के चचेरे भाई राजेश के बेटे विकास से मदद मांगी। उसे अपनी चाची गीता और दोनों बच्चों का ख्याल रखने का अनुरोध किया। इस बारे में प्रकाश ने गीता को भी फोन पर बता दिया कि वह बेझिझक विकास से किसी भी तरह की मदद ले सकती है। उसके बाद से विकास और गीता का मिलना जुलना होने लगा था। विकास गीता से मिलने घर पर बेरोकटोक आने लगा था। उनके बीच चाची भतीजे का रिश्ता था। इस वजह से पास पड़ोस और मायके के लोगों को उनके मिलने जुलने पर कोई आपत्ति नहीं थी। चाचा प्रकाश से किए वायदे को विकास अच्छी तरह निभा रहा था। विकास जब भी काम से फुर्सत पाता चाची गीता से मिलने चला आता था। दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते रहते थे। विकास उसे जरूरत की चीजें भी ला कर दे दिया करता था। गर्मी के दिन थे। रात के 9 बज रहे थे। धीरे धीरे रात पैर पसार रही थी। गीता के दोनों बच्चे आंगन में पड़ी चारपाई पर सो रहे थे। सन्नाटे में घर के अंदर दोनों अकेले थे।
विकास जब अपने घर को चलने को हुआ तो गीता ने कहा कि आज रात को खाना यहीं खाकर यहीं सो जाओ। विकास गीता की बात सुनकर कुछ ठिठक सा गया। जहन में एक विचार कौंध गया। लालटेन की मध्यम रोशनी में वह गौर से गीता के गोरे चेहरे को निहारने लगा। तभी विकास का कुमारापन जाग उठा था। वह 25 साल का नवयुवक था। काफी देर तक उसका चेहरा निहारने के बाद बोला, आज मुझे घर जाने दो, मैं कल शाम को अपनी मां से यहां रुकने के लिए कहकर आऊंगा। विकास की बात सुनकर गीता मुस्कुराई और बोली, कल जरूर आकर रुकना, तुम्हें मेरी कसम है। गीता के आग्रह के साथ बोलने और कसम देने की बात कहने पर विकास का दिल दिमाग और भी झंझना उठा था। वह उसकी चाहत को समझ गया था। जाते जाते बोला, यहीं आकर रात को रुकूंगा और खाना भी यहीं खाऊंगा। विकास मलिहाबाद में एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था और रोजाना की तरह बाजार से शाम को अपने घर वापस लौटते समय अक्सर गीता से बातें करने के लिए उसके पास चला जाता था। उसका मन धीरे धीरे उसकी आकर्षित होने लगा था। अगले दिन विकास पूरी तैयारी के साथ गीता के पास गया। उसने नॉन वेज खरीदा। इसके अलावा शराब की एक बोतल भी खरीद कर रख ली। ये चीजें दिन में बाइक से गीता के घर जाकर दे आया और रात में आने को बोल गया। रात के 10 बजे विकास गीता के घर पहुंचा। गीता खाना खाने का इंतजार कर रही थी। विकास ने खाना खाने के पहले शराब के 2 पैग लेने की योजना बनाई। जब तक गीता खाना गर्म करने रसोई में गई, तब तक विकास ने शराब के पैग पीने शुरू कर दिए। जब खाना लेकर गीता आई, तब उसने नशे की हालत में गीता को भी जबरन 2 पैग शराब पिला दी। उस रात दोनों पर शराब का नशा इस कदर हावी हो गया कि वे आपस में छेड़छाड़ और नोकझोंक करते हुए वासना की आग में तप गए। एक बार जब उनके बीच रिश्ते की पवित्रता पर धूल पड़ी, तब उसके बाद वे इसके लिए अपनी मनमर्जी के मालिक बन गए। गीता को पति से यौन सुख नहीं मिल पा रहा था। विकास भी कुंवारा था। इसमें गीता ने खुले विचार से विकास का साथ दिया। बदले में विकास उसकी जरूरतों को पूरा करने लगा। प्रकाश का पिछले साल जनवरी के महीने में लखनऊ आना हुआ। 1 सप्ताह घर पर रहने के बाद वह मुंबई वापस चला गया। पति के मुंबई चले जाने के बाद गीता अपने मायके में आकर रहने लगी थी। इस बार अक्टूबर 2024 से अपने मायके नहीं आई थी। वह ससुराल में अलग से बने बाप के मकान में अपने बच्चों के साथ रहने चली गई थी। वह मकान रामविलास और प्रकाश ने मिलकर बनवाया था। इसी मकान के आगे बाप की सीमा खत्म हो जाती थी और उससे सटी रेलवे लाइन गुजरती थी। गीता और विकास अक्सर वहीं मिलने लगे थे। गीता उससे मोहब्बत करने लगी थी। दिन निकलने के पहले विकास गीता के घर से चला जाता था और झटपट दोपहर का खाना लेकर मलिहाबाद दुकान पर रवाना हो जाता था। वह रोजाना शाम को जब भी अपने गांव वापस लौटता तो वह गीता के पास जाकर के प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल हो जाता था। विकास जब भी बाजार से घर आता तो गीता के बच्चे उसकी जेब में हाथ डाल देते थे। गीता के पास बेटी दीपिका ही रहती थी, जबकि बेटा दीपांशु अपने नाना के पास था। विकास और गीता की मोहब्बत काफी गहरी हो चुकी थी। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। विकास गीता की आशनाई में अपनी नौकरी की कमाई उस पर खर्च करने लगा था, जबकि विकास के परिवार में उसके अलावा 2 बहनें और थीं। पूरे परिवार का खर्च उसकी नौकरी पर निर्भर था। फैमिली वालों से उसकी हरकतें छिपी न रहीं। उन्होंने विकास को गीता के मकरजाल से मुक्त करवाने की योजना बनानी शुरू की। वे उसे लखनऊ से दूर कहीं दूसरे शहर भेजने की योजना बनाने लगे। विकास गीता पर पैसे खर्च करने के चक्कर में कर्जदार बन गया था। अपने पापा के कहने पर 2023 में वह 3.5 लाख रुपया खर्च कर कुवैत चला गया। इस बीच गीता अकेली रह गई। विकास के कुवैत में नौकरी करते कुल 2 महीने ही बीते थे कि गीता अपने फोन से उसे रोजाना रात को फोन कर देती थी। फोन पर वह अपना दुखड़ा सुनाने लगती थी। उसे ईशापुर लौटने के लिए कहती थी। गीता के लगातार जिद करने पर केवल 2 महीने में ही वह कुवैत से वापस आ गया। कुवैत से लखनऊ वापस आने के कारण विकास लगभग 4 लाख रुपए का कर्जदार हो चुका था। गीता की जिद पर विकास जब अपने गांव वापस आया तो वह कपड़ों के उसी शोरूम पर जाकर फिर से नौकरी करने लगा। अक्टूबर 2024 में करवा चौथ से 2 दिन पहले विकास गीता से मिलने गया था। गीता ने त्योहार पर आने वाले खर्च की फरमाइशें सुना दी। साथ ही उसने बताया कि उसके चाचा प्रकाश इस मौके पर भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए पूजा का सामान और साड़ी उसे ही लाकर देनी होगी। उसके सारे कपड़े और गहने मायके में ही रखे हैं। इस पर विकास ने आश्वासन दिया, साथ ही पैसा नहीं होने की मजबूरी बताई। उसने कहा कि वह अभी बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। इसी आश्वासन को पाकर गीता करवा चौथ के दिन विकास से रुपया लेने के लिए दुकान पर गई थी। विकास के व्यवहार से नाराज होकर गीता ने उससे संबंध तोड़ने का मन बना लिया था। वह विकास को फोन करना भी बंद कर चुकी थी। गीता की इस बेरुखी से
तंग आकर विकास दिन रात परेशान रहने लगा था। 15 जनवरी 2025 की रात को विकास ने अपनी प्रेमिका चाची गीता को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा तो गीता ने फोन पर दो टूक उत्तर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी ब्याहता थोड़े हूं, मेरे यहां अब मत आना, तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखो। इतना कहकर गीता ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विकास फोन पर गीता की बातें सुनने के बाद बुरी तरह तिलमिला कर रह गया। उसने गीता को सबक सिखाने के लिए योजना बना डाली। रात के करीब 1 बजे विकास गीता के घर के पास लगे बिजली के खंभे के सहारे चढ़कर उसके मकान के अंदर घुस गया। गीता के कमरे के सामने पहुंचकर उसने गीता से कमरा खोलने के लिए कहा। विकास की आवाज पहचान गई थी, इसलिए उसने अंदर से ही कहा कि वह वहां से चला जाए। करीब आधा घंटा बीतने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो विकास किचन के अंदर जाकर बर्तनों को इधर उधर फेंकने लगा। ऐसा करते हुए उसे एक बड़ा चाकू हाथ लग गया। उसने उसे अपने पास छिपा लिया। इसी दौरान गीता बर्तनों की आवाज सुनकर बाहर आई और उसे डांटने लगी। पहले से ही तिलमिलाया हुआ विकास गुस्से में बोला, आज मैं अपना और तुम्हारा दुख दूर किए देता हूं। इतना कहकर विकास ने हाथ में लिए डंडे से गीता के सिर पर हमला कर दिया। वह उस पर तब तक हमला करता रहा जब तक कि वह बुरी तरह बेहोश नहीं हो गई। गीता के जमीन पर गिरते ही वह अपनी कमर में खोंसे चाकू से उसकी गर्दन रेतने लगा। इसी बीच गीता की बेटी दीपिका जाग गई। उसने विकास को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। वह तेजी से रोने लगी। विकास ने उसे पकड़कर चाकू से उसकी भी हत्या कर दी। आंगन में रखी बाल्टी में हाथ पैर धोने के बाद वह खंभे के सहारे ही मकान से उतरकर बाहर आया और रेलवे लाइन के किनारे होता हुआ फरार हो गया। विकास ने पुलिस को हत्या में प्रयोग की गई बाइक नंबर यूपी 32 GU 1335 चाकू और कुछ गहने 760 रुपए नकद बरामद करवा दिए। उसने पुलिस टीम के सामने स्वीकार किया कि वह गीता से बहुत प्यार करता था और उसके ऊपर गीता की खातिर 4 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। उसने कर्जा उतारने के लिए ही उसने गीता के गहने चुराने का प्लान भी बनाया था। विकास से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।